हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल 3। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जो सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट है वो हमको बताता है कि किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी के बनाए जाते हैं और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफिल करनी पड़ती है एज पर कंपनी लॉ। तो शेड्यूल 3 उसमें बताया गया था कि जो भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो इन कंप्लायंस ऑफ कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 के अनुसार होने चाहिए और दे शुड कंप्लाई एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो वहां पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम आज पढ़ते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन अबाउट द बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट बोथ। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो इन कंप्लायंस ऑफ एक्ट होने चाहिए, यानी कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए एंड दे शुड आल्सो फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड शेड्यूल्स विच में बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। यानी इनका ये कहना है कि अगर कोई भी एक्ट की कंप्लायंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस करनी पड़े तो उसके हिसाब से हम जो शेड्यूल 3 में जो इंस्ट्रक्शन है या जो फॉर्मेट दिया गया है उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लायंस ऑफ एक्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी अगर कोई एक्ट में प्रोविजन आ गया या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई नया प्रोविजन आया, उसकी कंप्लायंस करने के लिए अगर हमको शेड्यूल के फॉर्मेटिंग को मॉडिफाई करना पड़े तो वो हम कर सकते हैं। दूसरा है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 इज इन एडिशन नॉट इन सब्सटीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी जो शेड्यूल 3 में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के अलावा है, न कि उसके सब्सटीट्यूशन में है। यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर है वो तो हमें देने ही देने पड़ेंगे, साथ में शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर भी एज इट इज हमको मेंशन करने पड़ेंगे जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, चाहे नोट्स टू अकाउंट्स हो। तीसरी चीज है जो नोट्स ऑन अकाउंट्स है वो इंफॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन रखेंगे। यानी नोट्स टू अकाउंट शेल कंटेन इंफॉर्मेशन in addition to that presented in the financial statement and shall provide where required a narrative description or disaggregation of items recognized in those statements and information about items that do not qualify for recognition in those statement। यानी हम जो भी नोट्स ऑन अकाउंट्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उनको हम डेस्क्रिप्टिव, उनका एक नैरेटिव डिस्क्रिप्शन देंगे और साथ में कोई भी चाहे वो क्वालिफाई नहीं हो रहे लेकिन उनके रिकॉग्निशन की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम वो इंफॉर्मेशन भी उस शेड्यूल 3 में नोट्स ऑन अकाउंट्स में जरूर से जरूर देंगे। लेकिन हमको साथ में ये देखना पड़ेगा कि अननेसेसरीली एक्सेसिव इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। यानी देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन एक्सेसिव इंफॉर्मेशन वर्सेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यानी each item on the face of the balance sheet and statement of P&L shall be cross reference to any related information in the notes to accounts। यानी अगर जब हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और उसका कोई भी रेफरेंस देना होगा, यानी जैसे कैपिटल अकाउंट दिया तो कैपिटल अकाउंट का क्रॉस रेफरेंस हम नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे, और ऐसे ही लोन दिया, सिक्योर्ड लोन है तो सिक्योर्ड लोन की डिटेल हम फिर नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे कि क्या क्या सिक्योरिटी दे रखी है, किस बैंक को किस तरह की क्या नेचर की सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड कर रखी है, इस तरीके से। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बैलेंस बनाना पड़ेगा कि जो बैलेंस शीट और P&L अकाउंट में फिगर दे रखे हैं उनको नोट्स टू अकाउंट्स में क्रॉस रेफरेंस में देंगे और कोई अननेसेसरीली टू मच एग्रीगेशन नहीं होना चाहिए या टू मच इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जितनी रिक्वायर्ड मिनिमम इंफॉर्मेशन है वो जरूर हमें देनी चाहिए जो कि किसी भी यूजर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करे। चौथी चीज आती है राउंडिंग ऑफ। यानी टर्नओवर के अनुसार कंपनी के हमें राउंडिंग ऑफ प्रोविजंस देखने पड़ेंगे। अगर किसी भी कंपनी का लेस देन 100 करोड़ का टर्नओवर है तो हम उसको नियरेस्ट 100 में, थाउजेंड्स में, लैक्स में या मिलियंस में उनको दिखा सकते हैं। लेकिन अगर 100 करोड़ एंड अबव का टर्नओवर है कंपनी का तो हमें राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट लैक्स से शुरू करनी पड़ेगी। यानी उससे नीचे के
हम कोई भी फिगर ऐसा नहीं हो कि 100 करोड़ से ज़्यादा की बैलेंस शीट है और उसको नियरेस्ट 100 में या नियरेस्ट डेसिमल में पूरी फिगर नहीं लिख सकते, वरना इट विल कंफ्यूज द यूजर एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू राउंड ऑफ इन द नियरेस्ट लैक्स ऑफ रुपीज। और जब भी कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमने एक बार यूज कर ली तो इट शुड बी यूज्ड यूनिफॉर्मिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि P&L अकाउंट तो नियरेस्ट लैक्स में हम दिखा रहे हैं, लैक्स ऑफ रुपीज में दिखा रहे हैं, और जबकि बैलेंस शीट है वो करोड़ मिलियंस में दिखा रहे हैं या करोड़्स में दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। जो राउंडिंग ऑफ है उसको यूनिफॉर्मली पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, P&L, बैलेंस शीट सभी में दिखाना पड़ेगा। फिफ्थ चीज है कि कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड है, यहाँ प्रीसीडिंग ईयर नहीं है, क्योंकि कई बार हो सकता है कोई कंपनी है वो मान लीजिए अक्टूबर में बनी है और मार्च में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट होंगे तो वो हो सकता है कि केवल 6 महीने के लिए ही वो बने। तो जो प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग पीरियड है उसके फिगर भी हमें करंट ईयर के साथ में दिखाने पड़ेंगे। और for the purpose of this schedule, the terms used herein shall be as per the applicable accounting standard। यानी जो भी टर्म्स हम यहाँ यूज करेंगे वो जो भी होगी वो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमें 100% फॉलो करना ही है। अब नोट्स टू जनरल इंस्ट्रक्शन, जो दिस पार्ट ऑफ शेड्यूल सेट्स आउट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। यानी कोई लाइन आइटम, सब लाइन आइटम, सब टोटल, ये शैल बी प्रेजेंटेड एज एन एडिशन और सब्सटीट्यूशन ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन सच प्रेजेंटेशन इज रिलेवेंट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस। यानी जो ये शेड्यूल 3 में दे रखी है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट दे रखी है, लेकिन कोई भी टोटल करके हमको दिखाना है, किसी को सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है अमाउंट को, तो वो जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है हमको देखना पड़ेगा कि if it is for the better understanding of the company's financial position, तो वो हमको उस हिसाब से उसमें और एडिशन करने पड़ेंगे। तो ये जो शेड्यूल 3 में दे रखी है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसे ही हमें मानना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। अब अगले लेसन में हम देखेंगे कि पार्ट 1 बैलेंस शीट के जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, फिर P&L अकाउंट की क्या है। आप इसको यार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू वेरी मच।